बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, डॉक्टर फयाज शॉल की जो रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश की है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को लेकर जो कहा गया है, उस रिपोर्ट को मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया है उसने रिजेक्ट कर दिया है। उनके मेजर पॉइंट्स ये हैं कि जी नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात जो हैं वो नामुकम्मल हैं। उसके साथ ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट्स और तिब्बी मुआयने के बगैर राय नहीं दे सकते। ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी कुछ रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद कहा गया था कि जी ये रिपोर्ट है। और इसके बाद जब बोर्ड बनाया गया तो ये बोर्ड जिसकी सरबराही प्रोफेसर आरिफ नदीम कर रहे हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि जी हम इस तरह कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। और हमने जो उन्होंने एक जनरल डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट नामुकम्मल है, सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी गई है। ये उनके कमेंट्स हैं। इसको लेकर इस पर बात करेंगे। सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर नाअहल करार दिया है और बतौर सैनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस करके नशिस्त को खाली करार दिया गया है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है जो उसके अंदर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मेंशन की हैं। उन्होंने कहा है कि जी फैसल वाडा को अवामी ओहदा रखने के दौरान हासिल की गई माली मरात, तनख्वाहें, टीएडीए, रहायशी अखराजात और दूसरी देगर मरात भी वापस करने का हुक्म दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया है। इसी आर्टिकल के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। तीसरा, 18 फरवरी को जिस तरह हम सबको पता है, कहा यह जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस नैब चला रही है उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकता है। सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है अपेरेंटली इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए। कल हमने देखा FIA कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकी, लेकिन इस सेम टाइम नैब को लेकर और 18 तारीख को लेकर हुकूमत बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। फवाद चौधरी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि जी इसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा और बहुत सारी चीज़ें सरफेस होंगी जो कि अभी तक शायद उस तरह सरफेस नहीं हुई। इस तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है सेनेटर राना ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर सस्सी पलीजो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और मेरे साथ हैं लाल चंद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर फयाज शॉल की जो रिपोर्ट है वो तो मेडिकल बोर्ड ने जी उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम इस रिपोर्ट को भी नहीं मानते। वो उन्होंने सिर्फ डॉक्टर फयाज शॉल ने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं वो नामुकम्मल हैं और सिर्फ उनकी नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर एक उन्होंने राइट अप लिख के भेजा है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर ये जाएंगे तो इनके साथ ये हो जाएगा एंड ऑल दैट। कोई कंक्रीट चीज नहीं पेश की गई है जो रिपोर्ट सबमिट हुई है। क्या कहेंगे सर? कैसा बात यह है कि अगर डॉक्टर साहबान को वो रिपोर्ट कोई सब्सटेंटिव रिपोर्ट नहीं लगती तो एक और रिपोर्ट आ जाएगी। वहाँ से किसी, अगर वो सजेस्ट करते हैं थ्रू दी हाई कमीशन, ये तो कोर्ट ने हाई कमीशन को भी इजाज़त दी हुई है कि मियाँ साहब को विज़िट भी करें, देखें उनकी सेहत का क्या हाल है। तो अगर डॉक्टर शाल ने ये लिखा है कि वो ये फील कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर शाल जो है जब ये रिपोर्ट वापस जाती है इनका रेफरेंस, तो ही कैन एग्जामिन हिम और सारे के सारे टेस्ट को दोबारा करा के भी रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये कोई हरफ आखिर तो नहीं। अगर ये हो गया है तो बहसूरत जब तक वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं ये इजाज़त नहीं देते मियाँ साहब को ट्रैवल करने की, तो उस वक्त तक तो वो नहीं है, वो उस बोर्ड के या उन डॉक्टर्स के पाबंद हैं। यहाँ के तो पाबंद नहीं है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट ये है कि जब वो इजाज़त दें कि नाउ यू आर फिट फॉर ट्रैवलिंग तो ही मे ट्रैवल। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई इतने बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है या बहुत बड़ा ये इशू बन गया है। तो खैर बहरहाल फॉर प्लेइंग टू द गैलरी हर इशू बन जाता है। ठीक हो गया। लेकिन बात यही है कि जब तक वहाँ से कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आती तब तक इसको कोई
फाइनल स्टेप बाय द डॉक्टर्स नहीं कहा जा सकता। ठीक, शशि मुझे जरा आपकी तरफ भी मैं आता हूं। उन्होंने दो तीन चीजें बड़ी क्लियरली कही हैं। उन्होंने कहा कि जी एक ये सिर्फ एक राइट अप भेजा गया है उनकी कंडीशन के ऊपर, कोई डिटेल्स नहीं भेजी गई। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जी जब तक हम इनका खुद मुआयना नहीं कर लेंगे हम कोई बात नहीं कह सकते। और पहले भी आपको याद होगा इसी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट का कहा गया था उस पर माजरत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऑब्वियस एक बीमारी है जिसके ऊपर हुकूमत ने इनको भेजा है, लेकिन अब अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि मियां साहब वापस आना नहीं चाह रहे और हुकूमत का ये बयानिया है कि जी वो नहीं आना चाह रही, इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या कहती हैं आप? देखिए मंसूर, ये हुकूमत तो अपोजिशन के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके खिलाफ तो कुछ भी है वो समझती है कि वो उनका हक है। और मीडिया ट्रायल भी होते हैं अपोजिशन लीडर्स के, कटड़े में भी अपोजिशन लीडर्स को ही खड़ा किया जाता है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के भी। मियां साहब भी एक सीनियर और इतनी मरतबा जो है वो रह चुके वजीर आजम पाकिस्तान के, उनका भी एक मैंडेट है और उनकी एक जाहिर बात है एक सीनियर पॉलिटिशियंस में शुमार होते हैं, दुनिया जानती है उनको। और अगर ऐवान में भी हम बैठे हैं तो एक भारी भरकम मैंडेट है इन धांधलियों के बावजूद, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ हम देखें या पीपल्स पार्टी की तरफ। तो बहरहाल हमारी लीडरशिप भी फेस कर रही है सारी चीजों को यहाँ। और मियां साहब बाहर हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, जाहिर बात है सेहत के हवाले से हम भी जब सुनते हैं तो हमें भी फिक्र लाक होती है। हम समझते हैं मियां साहब को पूरा राइट है कि अपने इलाज के हवाले से और दूसरी चीज़ों को जो भी वो उनकी पार्टी डिफेंड करती है या वो मेडिकली जिन चीज़ों में समझते हैं या उनकी फैमिली, तो वो उनको उस तरह देखते हैं, करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लालचंद भाई, आपने बात सुनी राना मकबूल साहब की, शशि बलीजो की। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपके मेडिकल बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट और राना साहब कह रहे हैं कि दोबारा रिपोर्ट आ जाएगी जो आपको पर्टिकुलर चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस बोर्ड के अंदर। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस मेडिकल बोर्ड ने पहले भी राय देने से माजरत की थी और अब इनका ये व्यू पॉइंट जो ये वाला है कि नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं और नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट्स और तिब्बी मुआयने के बगैर राय नहीं दे सकते। तो सर अब इस पे हुकूमत की क्या तरीक़ेकार होगा? क्या हुकूमत जाएगी, क्या डॉक्टर्स को भेजेगी या क्या तरीका होगा जी? मसूद साहब शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज बहुत मुझे कम आ रही है, लेकिन मैं जो आपका सवाल समझ सका हूँ। देखिए, इस पूरी कहानी के 3-4 पहलू हैं। एक तो जो रिपोर्ट्स उनको हर जो चेकअप के बाद वहाँ के हाई कमीशन में जमा करवानी थी वो उन्होंने नहीं करवाई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एक लेटर लिखा और प्रेशर डेवलप किया। उसके बाद ये नामुकम्मल रिपोर्ट जो है ये भेजी गई है। आज जो बड़े रिलायबल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने जो खबर छापी है वो ये है कि उनके 3 हार्ट के जो 3 वाल हैं उसमें 2 बिल्कुल सही हैं और तीसरा जो वाल है वो भी मेडिकेशन पे ठीक हो सकता है और वो ट्रेवल भी कर सकते हैं और उनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है। ये हो गया एक पहलू कि यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई भी है उसमें भी ये है कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। और जो बोर्ड है बहुत सीनियर 9 डॉक्टर्स का, 9 डॉक्टर्स बैठते हैं उसमें, ये उनकी राय है। एक तो ये हो गया पहलू। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मतलब नवाज शरीफ साहब जो है वो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है और अगर रूल ऑफ लॉ है देखिए तो अगर इस तरह सबको जिनको सजाएं आई हुई हैं तो उन सब कैदियों को आप मुल्क से बाहर भेज दें ताकि वो इलाज कराएं और जब मर्जी पड़े तब आए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चले जाए। अब तीसरा जो पहलू है वो सबसे अहम है, वो ये है कि देखिए कुछ दिन पहले नवाज लीग के बहुत अहम लीडरान ने, ऐसे नहीं किसी कारकुनान ने दावा किया था कि वो आज आए कि अभी आए, वो इस जहाज में बैठने वाले हैं, वो उस जहाज में बैठने वाले हैं, लेकिन वो क्लेम किसकी तरफ से आया? नवाज लीग की तरफ से आया। नंबर 2, एक सर्वे भी आया रिसेंटली जिसमें 68% अवाम ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और पाकिस्तान तशरीफ ले आए, कोर्टों को फेस करें और पाकिस्तान में इस सिस्टम का हिस्सा बने। और तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि बरतानिया में जो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने उनकी जो वीजा वगैरह में तोसी की एप्लीकेशन रद्द कर दी।
लेकिन वो जो पाकिस्तान की पे हुकूमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम पे राज करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते। ओके, वो जो ठीक। समझते हैं उनके पीछे अवाम खड़ी है और अवाम का एक बहुत बड़ा जमे गफीर है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी हार्डशिप करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा एनआरओ की तलाश में रहे हैं। आपने पहले भी देखा कि ठीक। मुशर्रफ दौर में भी वो यहाँ से भाग गए, अब इस दफा भी वो भाग गए हैं और पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट तो आ ये गया आपका। मेरे ठीक। ख्याल में ये राना मकबूल साहब जैसे जो बेहतरीन किस्म के लोग हैं, इनसे भी बड़ी ज्यादती है। देखिए ये बेचारे यहाँ इनको फेस करते हैं, इनको डिफेंड करते हैं, और वो वहां पे जो है बिरयानी और कौरमा और पॉइंट आ गया जी, खीर और पॉइंट आ मजे गया ले आपका। रहे हैं, ठीक हो गया घूम रहे हैं, लालचंद भाई, फिर रहे पॉइंट आ हैं। गया जी आपका। ठीक हो गया, बिल्कुल। राणा साहब, सर एक तो लालचंद साहब कह रहे हैं कि आप जैसे जो शरीफ लोग हैं वो डिफेंड करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अभी कुछ रोज कबल अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, ये कह रहे थे कि मैं अब जाऊंगा और नवाज शरीफ साहब को वापस ले आऊंगा। थोड़ा अर्सा पहले मरियम नवाज कह रही थी कि उनकी एश्योरिटी दे दें कि जी उनको कुछ नहीं होगा तो मैं शाम की फ्लाइट से ले आऊंगी, और उसके बाद फिर ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। सर हम किस बात को सही दुरुस्त समझें और किस बात को समझें कि वो दुरुस्त नहीं है? कैसे बात की, पहली तो है उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, और उनकी जो मेजर एलिमेंट्स हैं, एक तो हार्ट का प्रोसीजर होना है, और दूसरा जो उनकी वेन जो जाती है ब्रेन को, वो ब्लॉक है। अब जब तक उसका प्रोसीजर नहीं होता डॉक्टर को इजाजत नहीं दे सकते, व्हाट आई अंडरस्टैंड। और अगर इतनी बेकरारी है यहाँ लोगों को, तो लिखें, ये वहाँ पहले भी लिखते रहे लेटर, हर तरह के लिखते हैं, उनको लिखे वहाँ हाई कमीशन को, वो इंटरवीन करें, मियाँ साहब से मिलें, उनके वहाँ के डॉक्टर से मिलें और उनसे ले लें लेटेस्ट पोजीशन जो है, इनकी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात जो मेरे बड़े ही अजीज दोस्त लालचंद साहब ने की है कि वो कॉन्विक्ट है, मैं थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा कि किस तरह सजाएं होती हैं लोगों को। अब उनको किया गया डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कि उन्होंने अपने बेटे से वो जो नहीं ली थी, जो सैलरी नहीं ली थी, और फिर उसमें दूसरा काम ये किया गया कि उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। क्या ये इंसाफ है? आप बताएं ना, लालचंद साहब खुद सोच लें, ये इंसाफ है? किसी का राइट ऑफ अपील जो आप उसको डिप्राइव कर सकते हैं? आगे चलिए, अब वो ट्रिकल डाउन हुआ तो ट्रायल कोर्ट में आ गया केस। जज बशीर साहब ने लिखा, मैं लालचंद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा टाइम निकाल के उनकी जजमेंट पढ़ लें, पेज नंबर 172 और पैरा 2, उसमें जज साहब ने लिखा कि मियां नवाज और मरियम नवाज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई सब्सटेंटिव एंड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस देने से नाकाम रही है। ओके। Hence, they are not found guilty under 194 जो है उसका 914 जो आर्टिकल है ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो इसलिए therefore they are hereby acquitted, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाद में उन्होंने आखिर में जाके कन्विक्ट किया, आप समझते हैं किन हालात में कन्विक्ट किया है। इसलिए लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस, हम सब ने अल्लाह को जान देनी है और ये देखना चाहिए कि कन्विक्शन अगर हुई है तो किस तरह हुई है, जेन्युइन है। ये ऐसे फैसले हैं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये ऐसे फैसले हैं जो पब्लिक और अवामुन नास नहीं मानते। लोग कहते हैं जी कोर्ट का फैसला, कोर्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर ऐसे ही बात है तो मैं जस्टिस मुनीर का फैसला मान लेता हूँ जो मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ किया था। मैं अरशाद हसन खान का फैसला भी मान लेता हूँ जिसने एक आदमी को, एक मार्शल इंस्पेक्टर को उसने आईन अमेंड करने की इजाजत दे दी थी। और मैं शेख अनवारुल हक का फैसला भी मान लेता हूँ जिसने शहीद को एक्सिक्यूट कर दिया था। तो ये देखना है कि वो फैसले जो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और कोई पब्लिक आई में उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए इस चीज को गौर देखना चाहिए इससे पहले कि हम लंबे चौड़े कमेंट्स कर दें। ठीक हो गया। सस्सी, मैं जरा आगे चलता हूं। फैसल वाडा साहब ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां जाके ये चीजें लेकर चलेंगे। जो ये एक तरीकेकार है या इस तरह से
हुकूमत को थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी डिटेल्स लिखी कि पहले वजीर बने, उसके बाद कैबिनेट का हिस्सा बने, उसके बाद इनको ये पता था कि ये सब कुछ होगा, फिर वो सेनेटर की उन्होंने ली, और अब जितनी मरात इन्होंने ली थी वो कहा गया है कि वो भी अब वापस इनको करनी पड़ेंगी। जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, हाउ डू यू रेट दैट? मंसूर, देखें, जब इलेक्शन हो रही थी 2018 में, तो जहां कई जगहों पे जो है धांधली की आवाजें चीखें आ रही थी, तो एक सीट ये भी थी फैसल वावडा की। मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरे लोग जो है वो भी कंटेस्ट कर रहे थे वहां से। तो ये जो है फैसल वावडा साहब किस तरह वहां से जीते हैं, और बहुत ही कम मार्जिन का है, आपको पता है। और everybody is very well aware of the scenario and you know what happened, और कैसे वो मैनेज किया गया। फिर वो जब आए, तब भी जब पानी के भी वो वजीर रहे, तो उनको कख नहीं आता था। स्टैंडिंग कमेटी में हम जब बैठते थे, सवालात करते थे, तो वो खुद उठ कर, जब मुझे याद है एक दो दफा सिंध बैराज पर मेरी जिरही शुरू हुई थी, वो रूट कर, जैसे हम वॉकआउट कर जाए वो पहले ही वॉकआउट करके चले जाते थे। ऐवान में आते ही नहीं थे, डर के मारे। हमेशा उनकी पेशी कोई ना कोई इसी केस के हवाले से रखी होती थी। पहले तो वो उनको एमएनए होना ही नहीं चाहिए था, इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। पर जब वहां तक आए भी, तो फिर पीटीआई को उनको रिपीट सेनेट में नहीं करना चाहिए था। और सेनेट में यानी वो आ भी रहे थे, जमा करा रहे थे, दूसरी तरफ वो जो है एज एन एमएनए वो जो है वोट कास्ट किया उन्होंने। वो खुद भी बड़ी धांधली और एक रूल्स के और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी, वायलेशन है वो। पीटीआई को वो देखना चाहिए था। वो बड़ा खराब प्रेसिडेंट था मेरे ख्याल में। और ये सारी चीजें फिर जो दूसरे लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जिनको यानी बगैर सबूतों पर नाअहल किया गया है, हमने देखा है खुद जो धांधलियां हुई हैं। हमारी खुद सीट्स जो है वो अभी तक वो पड़ी है पेंडिंग, और उसमें कुछ भी नहीं पता चलता। तो ये यहाँ लोग जो धांधली ज़दा और नाअहल लोग वो आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये पीटीआई को सोचना चाहिए था, और वावडा साहब को भी सोचना चाहिए था कि पैसे के जोर पर हर चीज नहीं होती जनाब। ऑर्गेनिक एक लोगों के दिल और रूह भी होते हैं जांचने परखने के लिए, वो भी शनाख्त बिल्कुल ये मेरे ख्याल में ठीक हुआ है। फिर वो अपील में जाए, उनकी मर्जी है, लेकिन ये सबको पता था कि ये यहाँ बदतरीन किस्म की जो है इलेक्शन रूल्स की खिलाफवर्जी। लालचंद भाई, ये जो फैसल वाडा वाला केस है, जिस तरह पहले वजीर बने, उसके बाद फिर इन्होंने वहां से रिजाइन किया, फिर सेनेटर बने, एक ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये एक गलत डिसीजन हो गया, और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, by seeing the things around फैसल वाडा, कहा गया कि नहीं इनको ऑन बोर्ड ले आए। लेकिन बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये जो एक नहीं बताया इन्होंने चीज़ों को और गलत बयान हल्फी दिया है, इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। शुक्रिया। जहाँ तक फैसल वाडा साहब की बात है, तो एक इलेक्शन कमीशन जो एक आज़ाद और खुद मुख्तियार इदारा है, आइन के तहत उन्होंने एक फैसला दिया है, और उस फैसले को फैसल वाडा साहब का पूरा हक है कि वो उसको चैलेंज करें। लेकिन जो आया है फैसला, वो ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो करप्शन के हवाले से नहीं है। लेकिन वो भी एक मोरल करप्शन होती है अगर उन्होंने किया है तो, लेकिन वो आगे उनके पास अपने मौजूद है फोरम जिसमें वो उस बात को अपने खुद को सही साबित कर सकते हैं। अब फैसल वाडा साहब पे अगर नून लीग तक हम तनकीद करें, जिन्होंने एक सेनेटर इलेक्ट करवाया है हाउस से, अपना इसाक डार साहब, और वो लंदन में बैठ के कहते हैं कि मुझसे ऑनलाइन हल्फ ले ले, मैं आ नहीं सकता पाकिस्तान। यानी कि ऑनलाइन हल्फ चाहिए, सेनेटर की सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे आना नहीं है। पीपल्स पार्टी जो हमेशा क्योंकि जो है फेडरेशन, सेनेट फेडरेशन का हाउस है, और वहां से आप देखिए हमेशा पीपल्स पार्टी और सूबों से लोगों को बुला के वहां से इलेक्ट करवाती रही है। 10 को सेनेट का
जो पर्पस है वो ही खत्म हो जाए। और जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते, जिस तरह नोटों की रील पील हुई, जिस तरह से लोग पैसे देते पकड़े गए, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस नहीं लिया, उस पर कोई फैसला आज तक नहीं किया, ये भी एक सवालिया निशान है। जहां ठीक है। तक राणा साहब कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब का, तो राणा साहब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कन्विक्ट किया। आप सफात बता रहे हैं कि ये पढ़े वो पढ़े, तो भाई हम कह रहे हैं ठीक है, वो आए, पाकिस्तान आए, आप उनके साथ खड़े हो जाए, जो लाखों आपके कारकुन जो आप कहते हैं ना, वो उनके साथ खड़े हों और कोर्ट में जाके पेश करें और पाकिस्तान की अवाम के साथ रहे, बजाय ये कि लंदन में बैठ के तो उनका वो खुद बार, उनका इलाज बार, उनके बेटे बार, एवनफील्ड के ठीक। फ्लैट्स बार, जायदादें बार, कारोबार बार, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे का कानून जो उनके बेटों पे लागू नहीं होता। तो यार तो आप जब आप कहें उनको पाकिस्तान आना है तो कहते हैं कि जी उनके फेफड़े खराब, उनके गुर्दे खराब, लालचंद उनका भाई, दिल खराब, मुझे उनको ब्लड प्रेशर, उनको डायबिटीज, ठीक, उनके लालचंद गर्दन में भाई दर्द, मुझे एक तो चीज भाई बताएं। फिर भी आप कहते हैं कि चौथी दफा वजीर-ए-आज़म उनको ही बनाना है। ठीक। कुछ तो इस कौम के हाल पे रहम फरमाएं। अच्छा लालचंद भाई, मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने वो यूसुफ रजा गिलानी का तस्करा किया तो मेरे एकदम जहन में आया, बिल्कुल ये जब हुआ था और इस चीज को बड़ा हम लोगों ने हाईलाइट भी किया था कि जी क्या सब कुछ हुआ है, उस वक्त दिलावर ग्रुप ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था, लेकिन जब स्टेट बैंक का बिल पास हुआ तो वही दिलावर ग्रुप हुकूमत को वोट दे रहा था। ये दिलावर ग्रुप की कहानी क्या है? ये आप लोगों को कैसे वोट देने चला गया? अभी थोड़ा सा पहले वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहे थे। देखिए वो एक अलग ग्रुप है, वो पहले ट्रेजरी बेंचेस पे था, उन्होंने अपोजिशन लीडर को वोट दिया और उससे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उससे उनकी बेसाखियों पे चल के सेनेट के अपोजिशन लीडर बने और शायद उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने जो है पूरी अपोजिशन को डिच करके और इस बिल पे जो स्किप किया और पूरी अपोजिशन से धोखा किया। ये उनका अपना फैल है, उनकी वो खुद जवाबदार है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया राणा साहब। सर मुझे जरा बताइएगा, ये जो थोड़ा सा वो दिलावर ग्रुप, आप तो खुद सेनेट के अंदर होते हैं, ये दिलावर ग्रुप क्या कर रहा था? आप लोगों के साथ क्या किया इन्होंने? पहले यूसुफ रजा गिलानी का साथ दिया, उस दिन गिलानी साहब आए नहीं, इन्होंने आप लोगों का साथ छोड़ के हुकूमत के साथ चले गए। ये किसकी साइड पर हैं ये 4-5 लोग? ये लालचंद साहब की साइड पे हैं और लालचंद साहब के ही दोस्तों ने ये मोजज़ा फरमाया है। मोजज़ा? और यही कौन सा मोजज़ा? यही लेके गए हैं और इन्होंने जो जो उनकी उंगली पकड़ के कहते हैं वो करते रहते हैं। इसलिए बात तो अब लालचंद साहब ने माना नहीं, ये बड़े बड़े भले आदमी हैं, ये किया तो इन्होंने नहीं है और रोज उनसे करवाते हैं। वो बैठते वो अपोजिशन के बेंचेस पे हैं और वो जब कोई बात होती है तो हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये जो हुकूमती पार्टी उसका कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं राज साहब, फिर तो वो यारी तो वो निभा रहे हैं ना फिर लालचंद साहब की पार्टी के साथ। आप लोग फिर गिला कर रहे हैं, वो दोस्ती तो निभा रहे हैं पूरी अपनी। नहीं, हमारा तो कोई उनसे गिला ही नहीं है, हम तो खुश हैं कि इनके साथ वो यारी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। पता नहीं निभाते कि नहीं निभाते, और अब पता नहीं है, जब वक्त बदलता है तो लोग तो बदलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा राज साहब, मुझे जरा फैसल वाडा साहब के ऊपर आपका कमेंट चाहिए था। मुझे बताइएगा, अब जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि जी झूठा बयान हल्फी पेश किया गया था जिसके ऊपर हमने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है और इनको एग्जैक्टली 62(1)(f) के तहत ही डिस्क्वालीफाई किया गया है, जिस तरह नवाज शरीफ को भी इसी आर्टिकल के तहत और जहांगीर तरीन को भी इसी आर्टिकल के तहत किया गया था। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट जाना उनका हक बनता है, वहां हेयरिंग होगी, वहां फैसला हो जाएगा, जो भी फाइनल फैसला होगा। तो इसमें चूंकि एक फोरम का फैसला है, तो इसमें हम तो यही कहेंगे जो उन्होंने फैसला किया है उसको वो चैलेंज करेंगे और इसको आगे सुप्रीम कोर्ट इसको देख लेगी। लेकिन एक डेवलपमेंट मैं जनाब लालचंद साहब के लिए उनके नोटिस में है कि ये जो कन्विक्शन की बात की है इन्होंने जी, मैं समझता हूँ कि इसकी तरह देखें दोबारा से, ये बहुत करेक्ट आदमी हैं, इनको और लोगों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। कि अब सुप्रीम कोर्ट बार जो गई है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपने फंडामेंटल राइट कैसे ख़त्म कर दिया और आपने सुओ मोटो को ऐसे कैसे इस्तेमाल किया, इसको आप रिविजिट करें अंडर आर्टिकल 187। 187 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस
Okay. वो कॉम्पिटेंट है टू रिविजिट देयर ओन डिसीजन। अभी उन्होंने किया है, 16,000 जो मुलाजमीन थे वो डिसमिस किए थे, फिर रिव्यू भी डिसमिस हुआ, इसके बावजूद उन्होंने सुओ मोटोस को टेकअप किया 1 महीने के बाद और लोगों को रीइंस्टेट कर दिया। अस्कर केस एक बड़ा मशहूर केस है, जुबैर केस, ये उनकी कॉम्पिटेंस है। तो इसलिए मैं ये बात करता हूं कि ये जचती नहीं है कि पाकिस्तान की बार भी ये कह रही है कि इस तरह लोगों को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस एंड दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हुकूमत बड़ी एक्साइटेड है 18 फरवरी को लेकर और कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और जो दीगर मुल्ज़मान हैं इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की जो फ़र्द जुर्म है वो आयद हो जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। किस हद तक हुकूमत ऑप्टिमिस्टिक है और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन इस केस को कैसे देख रही है, कीपिंग इन माइंड कि FIA अभी तक कोई चीज़ क्लियरली पेश नहीं कर सकी और जिसकी वजह से बड़ी कंडेम भी किया जाता है उनको कोर्ट के अंदर कि आप लोग कोई मवाद नहीं प्रोवाइड कर सके अभी तक शहबाज शरीफ के खिलाफ। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ससी आपकी तरफ में आता हूं। 18 फरवरी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्साइटेड है और हुकूमत का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं इसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद होगी और इसका बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। जो FIA की हेयरिंग्स हुई हैं उनके केसेस को लेकर वो हम सबके सामने है। डेली मेल की जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई इन केसेस को लेकर वो भी हम सबके सामने है। सो क्या देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन केसेस को कैसे देख रही है और जो नैब की परफॉर्मेंस आ रही है इनको लेकर उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप कैसे देखते हैं? अभी आपको पता है अपोजिशन के खिलाफ जो भी केसेस मिले सबूत तो उस हवाले से दिखाई नहीं दिए और हवा में जो तीर चलाए गए हैं फिर वो मुंह की खानी पड़ी है। जरूर डिफेंड करेंगे नून लीग वाले, शहबाज शरीफ साहब को राइट है पूरा और फेस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस। हमारी लीडरशिप भी आपको पता है झूठे केसेस को मुसलसल जो इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए हैं हर दफा वो कटड़े में खड़े होते हैं और यहाँ रहकर अपने लोगों के साथ बैठकर वो भी फेस कर रहे हैं। बात ये है कि खुद उनकी खलबली है सफ़ों में जो हुकूमत की, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब सामने ही है। अभी जो वावडा साहब की नाअहली हुई है ये खुद बड़ा धचका है PTI के लिए। फिर एक दो और भी चीजें हैं तो वो फरवरी के हवाले से मेरे ख्याल में नून लीग वाले इतने परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनके भी अच्छा खासा होमवर्क उन्होंने केसेस को फेस करते करते उन्होंने किया है और सबूत तो अगर के बिना पर चीज होती तो अलग बात है, लेकिन हमें सबूत तो नहीं दिखाई देते। इसी तरह जैसे हमारी पार्टी के खिलाफ जो भी है वो इल्जामात की तो बारिश होती है, झूठे केसेस तो बने, आखिर में निकलता क्या है? ये आसिफ अली जरदारी साहब 13 साल जेल में रहे। अफसोस की बात है, ये एक बड़ी भयानक बात है कि आखिर में पता चलता है कि सबूत तो थे ही नहीं और फिर बंदा जो है इतनी जेल भी काट कर आता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ये विक्टिमाइजेशन के ज़मरे में ज्यादा आती हैं। मंसूर ठीक हो गया। लालचंद भाई जरा आप मुझे बताइएगा FIA की ये जो परफॉर्मेंस रही है केसेस को हैंडल करने की, अर्लियर बशीर मेमन साहब की जो स्टेटमेंट्स हमने देखी, अब नए DG हैं उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। वो कहती है FIA को जो चीज़ें आप मवाद पेश कर रही हैं एज ए सबूत अगेंस्ट शहबाज शरीफ एंड द फैमिली, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। सो उसको बड़ा क्लियरली अपोजिशन इस चीज़ को सरफेस भी कर रही है, चीज़ों को बता भी रही है कि जी हमारे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है। अब 18 तारीख को लेकर फवाद चौधरी साहब आपके और वुज़रा जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी फर्द जुर्म आयद होकर रहेगा, कीपिंग इन माइंड कि इन लोगों का यह भी ख्याल है कि जो नए DG नैब लगाए गए हैं वो सिर्फ उनका मेन मकसद जो है वो शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना है। देखिए इस पे आने से पहले मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जी जी। वो ये कि ये इखलाकियात की बात करते करते कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये 14 साल जो है PMLN जो है क्यू लीग को क्या क्या नहीं कहती रही है और चौधरी ब्रादर को क्या नहीं कहती रही है, और 2 दिन के बाद या कल शायद वो मिलने जा रहे हैं 14 साल के बाद। जी बिल्कुल, एक मियां साहब जा रहे हैं। और
पीपुल्स पार्टी जो क्यों लीग को कातिल लीग कहती थी, पहले चौधरी शुजात साहब को उन्होंने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया और आजकल वो भी उनके पैर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारी जान बख्शी करा दें। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके बाद ये जाते हैं तबीयत पूछने के बहाने, वहां से जाके रिलीफ मांगते हैं, और जब ये जाते हैं तो फिर चौधरी साहब को कहना पड़ता है कि देखिए कीमती अशिया सारी मौजूद है कि नहीं है। जहां तक आप पाकिस्तान बार काउंसिल की बात आपने की कि वो गए हैं, तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये प्ली लेकर कि उनको जो ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, ये बैन जो है पॉलिटिक्स में 62(1)(a) के तहत जो लगता है ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। Okay. अब कौन फैसला करे? देख, एक तो पहली बात तो लीगल फ्रेगमेंटरी भी इस पर डिवाइडेड है। दूसरा, ये कौन फैसला करे कि जो अगर कौम की चोरी करे और उसको सजा हो तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसको दोबारा मौका दिया जाए। अब नंबर 3 जो आप शहबाज शरीफ साहब का पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनके हजारों ट्रांसैक्शन जो है उनके जो मुलाजमीन हैं उनके नामों से की गई हैं और वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये FIA का इल्जाम है। ठीक तो है। उनको इस चालान जो FIA ने पेश किया है उनकी कॉपीज फ्राहम कर दी गई हैं और इंडेक्स कर दिया जाएगा उनको 18 को, ये एक्सपेक्टेड है। अब हम मुतालबा करते हैं ये कि अगर वो क्लीन हैं तो देखिए रोज आते हैं ये असेंबली में खड़े होकर 3-3, 4-4 घंटे बात करते हैं हुकूमत पे, तो इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होना चाहिए कि वो आके अपनी सफाई असेंबली में भी दे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। वो बताएं कि ये मकसूद मलिक जो है इनका चपरासी, जिनकी तनख्वाह 25,000 है, उनके अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए जिसके अल्टीमेटली बेनिफिशियल शरीफ फैमिली बनी। ये आके वो कौम को बताएं, ये आके वो असेंबली को बताएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपोजिशन लीडर बने, वो एक अपोजिशन को, इतनी सारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहें और जो उनके खिलाफ रिपोर्ट्स आए उनको वो रद्द करते रहें। तो लिहाजा हम समझते हैं ये ओपिनियन शट केस है और यही वजह है ये जो तेजी नजर आ रही है आपको कि ये जो चौधरी साहब के पास भी जा रहे हैं, ये MQM के पास भी भागे भागे जा रहे हैं, ये जो तेजी नजर आ रही है इनको साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान इनको छोड़ने वाले हैं नहीं। हर सूरत में इनको जेल जाना है, कौम का लूटा हुआ पैसा इनको वापस करना है, और अब ये भी समझते हैं कि इमरान खान मुश्किलात से निकल गए हैं और आगे पॉइंट आ गया जी। ठीक, बेहतरी के राणा साहब ठीक हो गया, ये खड़ा गया इस मामले में। राणा साहब आपने इल्जाम सुना है, बड़ी एक लंबी चार्जशीट लालचंद साहब ने आप लोगों के ऊपर डाली है। उन्होंने कहा ये जो केस है ये ओपन एंड शट केस है और यही वजह है कि जो आजकल मुलाकातें हो रही हैं आप लोगों की इत्तेहादियों के साथ। लेकिन मैं ये चीज समझने से थोड़ा सा कासिर रहा हूं, मैंने कहा चले आपसे मैं इस पे पूछ भी लेता हूं। चौधरियों के साथ इतनी, आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं, MQM भी जा रही है, कल शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद जा रहे हैं, लालचंद भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, क्या कुछ कहा जाता चौधरियों के बारे में ये हम सबको पता है, लेकिन वैसे खान साहब भी उनको डाकू कहते थे। लेकिन अब ये क्या खिचड़ी क्या पक रही है, जरा बता तो दें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बातें आप लोग कर रहे हैं। मुझे कोई अंदरूनी हालात को नहीं पता खिचड़ी क्या पक रही है, लेकिन चौधरी जो है पुराने पॉलिटिशियंस हैं और दूसरा एक तरह से कास्टिंग वोट भी उनके पास है, तो नेचुरली लोग अगर ये नेगोशिएशन कर रही है अपोजिशन, तो स्पीकर ही उनके पास आए थे अभी 2 दिन पहले, वो क्या था, उसका क्या मतलब था। इसलिए ये एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी। आप कोई केसेस की बात कर रहे थे जी, जो फैसला करना वो तो कोर्ट करना है, लेकिन जितने केसेस आए हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, उसका अपना साद रफीक का हो और एहसन इकबाल का हो, कितने केसेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या जजमेंट्स हैं। इसलिए एक सीरी है, पूरी प्रीवियस कंडक्ट जो है वो सारे का सारा डूबियस एक्टिविटी हो जाती है। लालचंद साहब कहते हैं कि जिन्होंने वाकई किया है तो वो कोर्ट ने साबित करना है ना, आपने जाए, आप कोर्ट में गए हुए हैं, बाहर बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप असेंबली में ना किसी को रोक सकते हैं, ही इज एन MNA, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते, अल्लाह ना करे। और कन्विक्ट जो है, ये भी मैं लालचंद साहब को एक लीगल बात बता दूं, ये ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन जो है कन्विक्शन नहीं समझी जाती। एपलेट कोर्ट जब उस ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को अप्रूव करती है फिर वो कन्विक्शन होती है। 18 तारीख को राणा साहब, ठीक,
राना साहब मुझे जरा बताइएगा, 18 को अगर फर्दे जी। जुर्म आयद हो जाता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या तरीकाकार होगा आगे? क्या व्हाट डू यू हैव इन माइंड, या आप लोग एक्सपेक्ट ही देखिए नहीं कर जी, रहे इसमें- कि ऐसी कोई चीज होगी? इसमें एक ऐसा बड़ी लीगैलिटीज देखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ेगी। अब वकला इसको देख रहे होंगे जरूर, उसमें वो हो सकता है कंटेस्ट करें। अगर गॉड फॉरबिड हो जाती है तो चार्ज के बाद जब एविडेंस प्रोड्यूस होती है, ये समझना चाहिए इस बात को, अगर एविडेंस मुकम्मल ना हो तो फिर वो 265K में केस तो खारिज हो जाता है, एक्विट हो जाते हैं लोग। ओके आगे आपने देखा नहीं क्या हुआ, वो तो खैर ट्रायल के बाद हुए हैं, जैसे ये केसेस हुए हैं। अभी साफ पानी का केस क्या हुआ आपने देखा, कितना शोर था और कितना शोर हुआ था। साफ पानी के केसेस में क्विट हो गए। अब जो क्राइम एजेंसी जो है, क्राउन क्राइम एजेंसी जो है वहाँ की, जो आप समझते हैं कि उन्होंने साथ वो ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मिले हुए थे, उन्होंने वो की पिटीशन फाइल की, केस फाइल किया, 2 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आप उनकी इन्वेस्टिगेशन को कहाँ ले जाएंगे? ये बाहर सूरत, ये सारी के सारा फैसला कोर्ट ऑफ लॉ पे होना है। ठीक हो अब गया। जो मैं एक सेकंड सिर्फ आपका लूंगा कि जी वो लालचंद साहब कह रहे थे करप्शन, मुझे सिर्फ लालचंद साहब फिर किसी वक्त बता दें कि 2019 में जो चीनी का स्कैंडल आया था, जिससे 184 अरब रुपया जो है वो खादा पीता गया, वो किधर गया, किसने खाया, कौन सा माफिया है, कौन सा माफिया पकड़ा गया, Point कौन आ से गया। माफिया को आपने ट्रायल किया है, ठीक। कौन सी आपने रिकवरी की है। गंदम के स्कैंडल में 280 अरब रुपया जो खाया गया, वो किसके जिम्मे है? क्या आपके जिम्मे नहीं है? गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है? किसी को पकड़ा, किसी से निकाला, कौन सा माफिया है, कौन आप में से उसकी सरपरस्ती कर रहा है? पेट्रोल में आप देख लें, एनर्जी सेक्टर में देख लें, LNG में 100 अरब रुपया जो है वो कहाँ गया? ये देखें आप, इतनी बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे का बा देख। ठीक हो गया। खुदा की सस्सी इस चीज पे भी सर गौर पॉइंट करें, आ गया, इसकी performance पे मेरे पास देखें। टाइम थोड़ा रह गया। सस्सी मुझे बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ, वहां पर मरियम भी होती हैं, हमजा भी होती हैं, और वो उनको कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली कि वो उनको कहते हैं कि अगर आप आगे आएंगे तो हम आपके साथ होंगे, आप बड़े मियाँ साहब को मना लें। उसके बाद वो चौधरियों की तरफ जाते हैं, चौधरियों के साथ भी यही बात करते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पॉलिटिकल लोग बातें करते हैं वो कहते हैं जी पंजाब के लिए शायद दे आर कंफर्टेबल विद चौधरीज एंड फॉर द फेडरल दे आर कंफर्टेबल इफ शहबाज शरीफ कम्स अप। सो इसके अंदर पीपल्स पार्टी किधर गई? पीपल्स पार्टी की मुझे कहीं पर समझ नहीं आई कि आप सिर्फ सपोर्ट ही करेंगे इस सारे चीजों को, पीपल्स पार्टी विल नॉट टेक या गेन समथिंग आउट ऑफ इट। ये पेशरफ मेरे ख्याल में उसमें हमारा कलीदी किरदार है, जो खास करके नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। ये ऑप्शन पहले भी हमने ही रखा था PDM के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सबसे ज्यादा मुतहरक इस चीज में रही है। जाहिर बात है मुत्तहदा अपोजिशन में बैठे हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट में। यही वजह है कि पार्लियामेंट में हमें कामयाबियां मिली हैं और हम बड़ी हार्मनी के साथ और बड़े ही कलेक्टिव एफर्ट के साथ चल रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी मिलने जुलने में तो पाबंदी नहीं है, नेचुरली सासी लोग हैं हम। लीडरशिप अच्छी बात है, लीडरशिप आइसोलेशन का शिकार किसी को, वैसे भी एक आम वर्कर को भी नहीं होना चाहिए, मिलते मिलाना चाहिए। और ये तो बड़ा कदम अपोजिशन उठाने जा रही है, तो नेचुरली हम तो खैर कोई एजेंडा लेकर किसी के पास नहीं गए। खाने पर बुलाया था शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ वैसे भी हाउस में भी पार्लियामेंट में भी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और फिर मियां साहब के लिए भी बेहद एहतराम है और दूसरों के लिए भी। ठीक, राणा ठीक। साहब जैसे बैठे सेनेट में हम साथ चीजों पर काम करते हैं। लेकिन ये चौधरी साहबान जो है, अगर आप पंजाब जा रहे हैं, तबियत पूछने चले गए, तो मेरे ख्याल में इस पे कोई बुराई नहीं है। पॉइंट आ गया। लालचंद भाई 30 सेकेंड्स है, मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो आपकी इत्तेहादी ऑपोजिशन से मिल रहे हैं, MQM, काफ लीग, बलोचिस्तान वाले, ये कैसे आप देख रहे हैं? इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? या वो जिस तरह रान साहब कहते हैं आपके साथ पता नहीं कौन आसमान से कौन आ जाता है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, मुझे भूल गया। 30 सेकेंड्स। देखिए, कोई इनके अदम एतमाद आने से पहले ही इनको नाकाम कर चुकी है। आपने इनकी कल शक्लें अगर देखी हो, अगर इनको करनी होती तो ये कल डेट देते। जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ खड़े हैं, चाहे वो क्यू लीग हो, MQM हो या बाप हो, वो हमारे साथ खड़े हैं। माजी में भी हमारे साथ खड़े थे और आप देखेंगे आगे भी हमारे साथ खड़े होंगे। और अपोजिशन को
जो है मायूसी का मुंह देखना पड़ेगा। आप इनके चेहरे अगर कल देखते तो तब भी आपको अंदाजा हो जाता। और यही ठीक। वजह थी कि कल को ये डेट नहीं दे पाए। ये 3.5 साल से यही गेम कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं, कभी के नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, लेकिन ये खुद किसी बात पे आज तक मुत्तफिक आपस में नहीं हो नहीं सके। लालचंद भाई थैंक यू वेरी मच। मेरे पास पीडीएम अलग है, ये अलग है। ठीक हो गया लालचंद साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर शशि पलीजो, थैंक यू। राना मकबूल साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।